हेलो गाइस, तो मैं संजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा, हम लोगों ने फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये चीजें होते क्या है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, और क्वेश्चन बताइए आपको किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। चलो बच्चों, लास्ट टाइम जो हम करके गए थे आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने बातें की थी। यस, फर्स्ट आयनाइजेशन IE1 के बारे में हमने बातें की थी। ओके, हमने कुछ सीखा था कि हमें अगर एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन मुझे अगर वहां से सेल्स या ऑर्बिटल से एलिमिनेट कराना हो तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन बेटा अगर हमें दो इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कराने हो तो हमें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? तो हमें ये देखना है कि अगर हम मॉलिक्यूल में कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो किसकी कौन सी एंथैल्पी ज्यादा रहने वाली है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए एक बात सोचिए कि अगर सपोज करो हम IE2 के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, है ना? इसके बारे में बेटा कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, और अगर हम थर्ड के बारे में बात करें तो बेटा तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस की बात करते हैं बच्चों। ओके, बहुत सिंपल केस लेने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से लेने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहिए बस। ओके बेटा, नाइट्रोजन हमने क्या लिखा था? एटॉमिक नंबर बच्चों कितना? 7। यहां पे कितना? एटॉमिक नंबर कितना? 8। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 7 है तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने? 7, और इसमें कितने? 8। चलो कन्फिग्रेशन करो, 1s2 2s2 2 पे कितना बच्चों? 3। इसमें करो 1s2 2s2 2 पे कितना? 4। क्लियर? हमने देखा कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5, लेकिन आउटर सेल कौन सा बेटा? 2p3। आउटर सेल कौन सा? 2p3। तो अगर हम 2p3 को इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज 1 1 1, और बेटा इसका आउटर सेल कौन सा? 2p4, 1 1 1। ओके बेटा, सेल सेम है, सेकंड सेल, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन की, IE1। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाए उसको फर्स्ट आयनाइजेशन, लेकिन बेटा पहला इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा और कब नहीं निकलेगा ये मैंने वीडियो में बताया था। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज इससे पहले वीडियो देख कर आए। ओके, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिलने वाली है, ठीक है? वो देख लीजिए, आपको समझ में जाएगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ये है, तो फिर ये आपको समझ में आएगा। क्लियर? देखो बेटा, फर्स्ट इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, प्रॉब्लम ये है। हमने देखा था उस वीडियो में कि अगर स्टेबल स्टेट हो जाती है तो उसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल प्रेफर करता है कि उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, लेकिन इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब मॉलिक्यूल चाहता है ऐसे स्टेट बनाना, या मॉलिक्यूल चाहता है कंप्लीट फुल हो जाए। ओके, तो बेटा जब ये ऑलरेडी हाफ फिल्ड है तो क्या इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कम की? ऑब्वियसली ज्यादा की जरूरत पड़नी है। ओके, तो हमें अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के केस में ज्यादा होती है पहली एनर्जी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी रेडी बैठा बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन निकले और ये क्या बन जाए? मोर स्टेबल स्टेट बन जाए, है ना? तो हम इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड आयनाइजेशन की IE2, इसका मतलब क्या है बच्चों कि मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से पहले ही निकाल चुका हूं फर्स्ट एनर्जी। अब चाहे वो एनर्जी कितनी लगी हो, चाहे इसमें ज्यादा हो चाहे वो कम हो, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल चुका हूं तो क्या ये पहले ही ये वाली सेल बन चुकी है क्या? दिस। और अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन पहले ही निकाल चुका हूं तो यहां मैंने जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दी थी बेटा, उसके बाद सेल बन चुकी है लाइक दिस। क्लियर पॉइंट? अब इन दोनों सेल में से मोर स्टेबल सेल कौन सी है? दिस, क्योंकि दिस इज कंप्लीट हाफ फील्ड। ओके, दिस इज इनकम्प्लीट फील्ड। तो अब इस सेल में एनर्जी की क्या रहेगी? वैल्यू ज्यादा रहेगी बेटा। तो हम कहेंगे कि अगर सेकंड आयनाइजेशन की वैल्यू की बात आती है तो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑक्सीजन तो हो गया स्टेबल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नाइट्रोजन हो गया अनस्टेबल। बोलो क्लियर बेटा? क्लियर? नीट जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने वाली है। बोलो क्लियर? यस और नो? यस। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। अगर हम बात करें किसके, अगर हम बात करें बच्चों सोडियम एंड मैग्नीशियम, इन दोनों की बात करें, देखो एटॉमिक नंबर बेटा फिर से 11, इसका कितना 12, बटा 11 इलेक्ट्रॉन रहने वाले कॉन्फ़िगरेशन करो तो पे 6 3s1, इसमें बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2। बेटा दिस इज द वैलेंस सेल, दिस इज आल्सो वैलेंस सेल ऑफ मैग्नीशियम बेटा। ओके, तो अगर हम यहां पर इसको सेल को देखें और इस सेल को देखें बेटा, तो विच सेल आर मोर स्टेबल? S वाला। क्लियर? बिकॉज दिस आर fully filled. Okay, fully filled atomic orbital are more stable as compared to half filled atomic orbitals. Okay, तो बेटा अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, तो सेकंड ये मोर स्टेबल है, इसमें तो एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इस वाले में एनर्जी कम लगेगी। तो हम कहेंगे कि सोडियम वाले की जो एनर्जी है बेटा वो कम है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। किस केस में बच्चों? किस केस में? अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा केस की? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ओके, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अब। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हम लोग दे चुके हैं। ओके, तो जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी बेटा, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहां से जा चुका है, तो बचा कौन सा? क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन बच गया? फिर यस, ये वाला जा चुका है इससे फर्स्ट से, तो ये बच गया बेटा 2p6 इसमें। और इसमें अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर निकाला है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसको दी हमने, और एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया तो बेटा एक बचेगा। ओके, अब these are fully filled, these are fully filled, but these are half filled. Yes, this is half filled. तो अब एनर्जी किस में ज्यादा लगनी चाहिए? बोलिए किस में ज्यादा? This case, because these are fully filled atomic orbitals, but this is partially filled. बोलो क्लियर? यस। तो अगर सेकंड की बात करें हम तो सोडियम की ज्यादा रहेगी, किससे बेटा? मैग्नीशियम से ज्यादा रहने वाली है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। बोलो क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए आजकल कैसा आ रहा है। क्वेश्चन पूछता है कि हमें कुछ एलिमेंट गिवन है बेटा, हमें गिवन है जैसे सोडियम गिवन रहा, मैग्नीशियम गिवन रहा, नियॉन गिवन रहा और फ्लोरीन गिवन रहा। ओके, और यहां कुछ ये तो है बच्चों एलिमेंट्स, और यहां कुछ वैल्यूज गिवन है ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन। ओके, कौन सी वैल्यू? फर्स्ट आयनाइजेशन। बेटा यहां वैल्यू गिवन है हमें 10 क्लोज होल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो, क्लोज होल नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां गिवन है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमने कह दिया यहां पर 0 लगा लो और 100 कर लो इसको 50, और यहां पर बेटा 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,
आपसे पूछा गया है कि मैच कीजिए अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी आयनाइजेशन बेटा? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब देखिए बड़ी बात ध्यान से सुनिए बेटा, यहां वो कुछ भी वैल्यू दे दे, ये वैल्यू फिक्स कोई, ओके, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या चलना चाहिए कि किस एलिमेंट के लिए सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। ओके, क्लियर बेटा? अब मुझे ढूंढना, देखो दिस इज नोबल गैस बेटा, नोबल गैस, क्लियर? तो ये नोबल अगर गैस है तो सबसे पहले ऑप्शन तो मुझे ये मिल गया कि बेटा नोबल गैस कंप्लीटली फुल होता है, कैसे? लाइक दिस, ऐसा, ओके, और एस में ये सेल बेटा, क्लियर? तो इसके लिए तो सबसे मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इसी के लिए चाहिए क्योंकि वो स्टेबल है। तो बेटा कहां है इसके लिए? दिस इज लाइक दिस, इसके लिए है 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, क्लियर? बेटा सबसे कम स्टेबल कौन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा हो? लाइक दिस, सोडियम। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 50 वाली, दिस इज, क्लियर? बात करें मैग्नीशियम और फ्लोरीन की, बेटा इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज हाई है, क्लियर पॉइंट? तो साइज जो स्मॉल अगर होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बेटा इसके लिए अब हमारे पास दो वैल्यू बची है, एक 150 और एक 100। तो हमें पता है इसके लिए जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 150 और इसके लिए वैल्यू आएगी वो आएगी 100। और मैचिंग हुआ। आजकल ये ट्रेंड है नीट जेईई का, ओके, कि वो आपको वैल्यू देगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चों को वैल्यू, वो सोचते हैं कि हमें तो वैल्यू पता ही नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसी को वैल्यू नहीं पता हो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। आप बस इतना सोचिए कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कौन से एलिमेंट में मैक्सिमम लगेगी एंथैल्पी, बस वही अपना आंसर है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि वैल्यू याद होगी ना। मैं कहूं यहाँ पर 1000, 2000, 5000 या 500, 100 होती तो अरे तो भी आंसर वही आना होता। बस और नहीं, क्लियर हुआ? यस, चलो नेक्स्ट देखिए। ये तो था बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी का कांसेप्ट, जो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब इसमें थोड़ी एप्लीकेशन करते हैं आयनाइजेशन की। एप्लीकेशन बेटा, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहला बेटा रिड्यूसिंग नेचर। ओके, बात ध्यान से सुनो बेटा। सपोज करो मेरे पास एक है सोडियम और दूसरा बेटा मैग्नीशियम, ओके। रिड्यूसिंग नेचर, पहले तो बात इसी की कर लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, ओके। बेटा रिड्यूसिंग नेचर वो होता है जो किसी को भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे, ओके। जैसे मान लो एक बंदा है, वो अगर किसी को कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एजेंट। पसंद नहीं? पसंद नहीं? अगर जैसे एक रेलवे टिकट वाला हम करते हैं ना, वो तत्काल टिकट बुकिंग करनी हो तो एजेंट के थ्रू करवाते हैं, तो वो एजेंट क्या बेटा, वो टिकट बुक करके देता आपको, है ना? तो ऐसे ही ये इन एलिमेंट का हमें ये देखना है, इस मेटल का हमें ये देखना है कि कौन सा मेटल हमें इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, ओके। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या बेटा? डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, उसका रिड्यूसिंग नेचर रहेगा। अब बात देखिए बेटा, अगर ये एलिमेंट है, हमने लिखा है इसके वैलेंस शेल में क्या होता है बेटा 3s1 एक इलेक्ट्रॉन, और इसके में क्या होता है बेटा 3s2। एक ही कंसेप्ट से समझ जाएंगे और हम रिलेशन बना देंगे, ओके। देखिए बेटा दिस इज 3s1, दिस इज 3s2। आप मुझे बताइए कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए H+ को, ठीक, H+ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको? कौन इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई? ये वाला ये देगा। रीजन, this is less stable than this cell is more stable because completely filled, but this is incomplete or partially filled, okay। आसानी से देगा। क्या मैं ये बता सकता हूं कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है as compared to this? क्लियर? तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो वो आसानी से खुद ही इलेक्ट्रॉन दे देगा,
तो इसलिए हमें एनर्जी की जरूरत क्या पड़ेगी बेटा, कम पड़ेगी है बाहर से। हाँ समझ में आई कि अगर कोई एटम खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा हो अटेन करने के लिए क्या, नोबल गैस या फिर स्टेबिलिटी, ओके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्टेबिलिटी, तो हमें बाहर से उसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी देने के लिए, तो हम बोलेंगे कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। बट अगर ये इजीली डोनेट कर रहा है, ये डोनेट नहीं कर रहा, तो इन दोनों में साइज किसका ज्यादा है? अगर हम साइज की बात करें, साइज की अगर हम बात करें तो बेटा सोडियम का ज्यादा है किससे, मैग्नीशियम से। पूरा क्लियर रहा? यस। और सोडियम का साइज ज्यादा है और रिड्यूसिंग पावर क्या बेटा उसकी, रिड्यूसिंग पावर क्या, हाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिड्यूसिंग पावर क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्लियर बेटा? और अगर साइज उसका हाई, रिड्यूसिंग पावर उसकी हाई, तो बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी उसकी, कम। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। और क्लियर? क्या यहां से इन दोनों का रिलेशन आ सकता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडिएशन नेचर? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा इसकी क्या है, अगर किसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो उसका रेडिएशन नेचर क्या होगा, कम, मतलब वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन डोनेट हो। और अगर किसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटा, बहुत कम, तो वो खुद चाहता है कि उसका रेडिएशन नेचर बढ़े, वो खुद चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी एलिमिनेट हो। बोलो क्लियर? क्या बेटा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालता है उसको वो मेटल बोलते हैं, क्योंकि मेटल का काम होता है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। यस और नो? अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी निकला, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल रहा है, तो हम कहेंगे कि वो मेटल होगा, क्योंकि मेटल का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। यस और नो? तो जितनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कम, और जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर। बोलो क्लियर? यस। तो बेटा दूसरा रिलेशन बना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा, कम होगा। दिस इज मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। बोलो आपको ये दो एप्लीकेशन समझ में आई क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी की? अच्छा क्लियर है? एक रिड्यूसिंग नेचर, दूसरा मेटालिक कैरेक्टर। एग्जाम में आता है ओके, कौन रिड्यूसिंग कैरेक्टर अच्छा देता है, कौन रिड्यूसिंग कैरेक्टर बैड है, ठीक है, किसमें मेटालिक कैरेक्टर हाई है, किसमें मेटालिक कैरेक्टर कम है। तो क्या बेटा अगर हम बात करें, जैसे अगर अलोंग द पीरियड की बात करते हैं, हम अलोंग द पीरियड की बात करते हैं कि जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, बेटा मुझे पता आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर इंक्रीज होती है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा इनका, डिक्रीज। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर पॉइंट? यस। तो हम लिखेंगे बेटा कि अलोंग द पीरियड रिड्यूसिंग नेचर आर डिक्रीज, बट डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का होगी डिक्रीज, हेंस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। बोलो क्लियर पॉइंट? बेटा इधर की तरफ डिक्रीज और इधर की तरफ इंक्रीज, दोनों कैरेक्टर चाहे मेटालिक हो और चाहे रिड्यूसिंग नेचर हो। बोलो क्लियर रहा? यस। यहां अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी का कांसेप्ट खत्म होता है। ओके, अब पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है? देखिए concept of electronegativity. EN से इसको बेटा डिनोट करेंगे आगे हम। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या बेटा, इसी से भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रो और नेगेटिविटी मतलब मौलिक कोई भी एलिमेंट और एटम चाहता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन आए, और इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो चार्ज के साथ आएगा बेटा, नेगेटिव। बोलो क्लियर? दैट इज हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब ये है क्या बेटा, नेगेटिव चार्ज कब आ सकता है किसी पर, नेगेटिव चार्ज तभी आ सकता है जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ओके, बात ध्यान सुनिए बेटा, ये ऑब्जर्व होगी ओनली, ऑब्जर्व
ओनली इन बॉन्डिंग। बेटा इसको केवल बॉन्डिंग में ऑब्जर्व करेंगे और यहां हम ये पढ़ेंगे कि कौन से एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ताकि वो जब बॉन्डिंग में लगेंगे तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, ऑब्जर्व ओनली इन बॉन्डिंग, ये केवल बॉन्डिंग में ऑब्जर्व हो सकता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाएगा। ओके, चलो देखो बेटा, हमें ये पता है क्या कि ये हमारा एक सेल होता है ना, यहीं से बात करेंगे। पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ये तो हमने देख लिया, ऑब्जर्व बॉन्डिंग होगा, तो डिफाइन कैसे करेंगे? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बेटा? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा। ओके, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ in a bond or molecule by an atom। बेटा एटम के द्वारा अट्रैक्शन क्या होगा? अपनी तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का। ओके, जैसे बेटा ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक S, यहाँ Sp, यहाँ Sp। अब मुझे बस ये बताइए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है? S का बेटा। यस, एस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है। ओके, फिर से कहानी वही दोहराते हैं बेटा कि मॉलिक्यूल चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना। अब चाहे उसे इलेक्ट्रॉन लेने पड़े चाहे इलेक्ट्रॉन देने पड़े, लेकिन यह बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को। ओके, अगर बच्चों हम बात ये करें इसमें है, तो हम एक बात ये छोटी सी बात कर लेते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्लियर? बेटा लिथियम के पास में क्या है? H2 और H1 एक। बेरिलियम के पास में ये H2, बोरॉन के पास में P में 1, इसके पास P2, इसके पास P3 और इसके पास P4 और इसके पास P5। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, ध्यान से देखना। ये हमारे पास एलिमेंट है। लिथियम खुद चाहता है कि इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? अट्रैक्शन। लिथियम उल्टा चाह रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगा। बोरॉन के P में इलेक्ट्रॉन आए तो P के 3 खाली पड़ जाएंगे। ओके, 2 ही भरे हुए हैं उसके, B भी नहीं चाह, बेरिलियम नहीं चाह रहा। बोरॉन फिर चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कार्बन थोड़ा सा चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आए। नाइट्रोजन वो स्टेबल है, निकाल सकता नहीं है, लेकिन ऐड कर लो चलेगा। बात समझ में आई? एडिशन चाहता है, निकाल नहीं सकते। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, लेकिन चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर अट्रैक्ट कर ले तो मोर स्टेबल। और फ्लोरीन चाहता है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो जल्द से जल्दी आ जाए। बात समझ आई? तो तीनों में से सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन बनाएगा? बस इसका आंसर दे दीजिए, आपका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यस बच्चों, हमें पता थी फुल्ली स्टेबल हाफ फिल्ड नहीं, कौन सा? फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। बोलो यस, समझ में आया? तो बेटा फ्लोरीन चाह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मोर स्टेबल, इसका मतलब फ्लोरीन जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, कहीं भी अगर बॉन्डिंग हो, कहीं भी अगर फ्लोरीन लगा हो, फ्लोरीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लियर? तो अगर फ्लोरीन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो हम कहेंगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी सबसे ज्यादा इन सब में। बोलो क्लियर? उसके बाद ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर स्टेबल है, लेकिन चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और नाइट्रोजन के तो चाहता है कि 3 आ जाए। क्लियर पॉइंट? तो हम कहेंगे बेटा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, इसके बाद है कार्बन, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन उसके बाद लिथियम। बोलो समझ में आया? समझ में आया भाई? अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्यों अट्रैक्ट की जा रही है? ताकि स्टेबल स्टेट बन सके। बोलो क्लियर? यस, ओके। अब अट्रैक्शन यहां भी डिपेंड करता बेटा, ये सारे जितने भी थे बेटा ये सारे सेकंड सेल के थे।
क्या टू थर्ड सेल वाले टू सेल से ज्यादा सेकंड सेल से ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। ओके, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, लेकिन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज? बोलो क्लियर? यस, अलोंग द पीरियड बेटा, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बट डाउन द ग्रुप लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होगी बेटा? डिक्रीज। बोलो क्लियर पॉइंट? यस और नो? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? बोलो क्लियर हुआ? दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। एक चीज हमें जो याद रखनी चाहिए, हमेशा याद रखनी बेटा, कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर सबसे ज्यादा बेटा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, then chlorine, then bromine, then iodine, then carbon, और then बेटा हाइड्रोजन। ओके यस, हमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी पता हो। क्या बेटा? फ्लोरीन की जो वैल्यू बेटा वो है 4.0, इसकी 3.5, नाइट्रोजन 3, दिस इज 2.8, this is 2.7, this is 2.6, this is 2.5, this is 2.1। ये वैल्यूज भी पता हो, क्योंकि आगे वाले उसमें जो भी हम वीडियो लेने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो बेटा हमें वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू का जरूरत पड़ने वाला है। ओके, तो ध्यान से पढ़ना। आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट समझ में आया, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सारी एप्लीकेशंस, और एक कंसेप्ट बचेगा बस बेटा कौन सा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट वीडियो में एफिनिटी लेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस लेंगे और संडे को फिर से एक लाइव सेशन देंगे। ओके, किसका? टीवाई के क्वेश्चन का। तो चलिए, बहुत टाइम हो गया बेटा, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।